इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। जुमेरात 23 अप्रैल के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी के मामले पर वक्त की कोई कैद नहीं। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि उनकी मुदाखलत के बाद ईरान में 8 खवातीन को सजाए मौत से बचा लिया गया है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट का कहना है कि जंग बंदी के लिए कोई हतमी मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई। Look, again, I'm not going to set a timetable for the president. He has not done that, and I won't. I know there's been some anonymous sourced reporting that there was maybe a 3 to 5 day deadline. That is not true. आर्मी चीफ के बाद अमरीकी बहरिया के सेक्रेटरी जानसी फिलन ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान का कहना है कि नाकाबंदी, धमकियां और वादों की खिलाफ वर्जी मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट है। ईरान और अमेरिका के दरमियान तीसरी बार जंग बंदी से जुड़े आपके सवाल और हमारे जवाब भी आज के सैरबीन में शामिल हैं। इस जंग बंदी का और जो मुज़ाकरात हैं उनका क्या फ्यूचर होगा, आगे क्या होने जा रहा है, इसके गिर्द कई सवालात उठ रहे हैं और इन्हीं सवालात के जवाब हम आपको देंगे। पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में मादनियात की कंपनी नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड की साइट पर हमला, कम अज कम 9 अफराद हलाक। जानिए पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का इजलास अपनी बिल्डिंग की जगह पेशावर के इमरान खान स्टेडियम में क्यों हुआ? ये कोई अवामी जलसा नहीं है और ना ही कोई जिरगा या कोई मीटिंग हो रही है, बल्कि ये खैबर पख्तूनख्वा की कानून साज असेंबली का इजलास हो रहा है। और जानिए कि यूक्रेन के एटमी हादसे की सरजमीन चेरनोबिल आज जंगी मोर्चों में कैसे तब्दील हो गई। चेरनोबिल को आज जैसे वो है वैसे देखना ऐसे ही है जैसे आप वक्त में पीछे चले जाएं। देखिए अदालती तारीख का अनोखा केस, सैकड़ों अफराद एक ही कटहरे में। एल साल्वाडोर के दफ्तर अटॉर्नी जनरल के मुताबिक ये मुकदमा मारा सलवाटर यानी MS-13 नामी मुसल्लह ग्रोह की आला क़यादत के खिलाफ है। पहलगाम हमले का 1 साल मुकम्मल। सुनिए हनीमून पर हलाक होने वाले इंडियन बहरिया के अफसर की अहलिया की कहानी। दिस इज आवर फेवरेट पिक ऑफ शुभम, तो इसको हमने बड़ी करवाई, हमने यहाँ पे लगवाया क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि उस शुभम की पिक में हम माला देखें। तो ऑफिस में बिकॉज इट्स ऑफिशियल काइंड, तो वहाँ पे हमने शुभम की फोटो में माला चढ़ाई है, बट घर में ना मेरी हिम्मत थी ना कोई घर वाला ऐसे देखना चाहा। मजीद ये भी जानिए कि क्या माजूरी खेलों की राह में रुकावट है या फिर ये एक नया मौका बन सकती है। तेज मुसाबकती और तकनीकी एक ऐसा खेल है जिसमें बरकी व्हीलचेयर की मदद से खिलाड़ी निहायत मयारी फुटबॉल का मुजाहिरा करते हैं। और आज ZBC रीड्स में जानिए कि क्या पेशाब करने के बाद कतरों का बहना कोई संगीन बीमारी है। ऐसी हालत जिसमें पेशाब करने के चंद सेकंड या बैतुल खला से निकलने के दौरान या फौरन बाद अचानक पेशाब के चंद कतरे खारिज हो जाते हैं, उसे तिब्बी जुबान में पोस्ट वाइट ड्रिबल या पोस्ट मिक्ट्यूरेशन ड्रिबल कहा जाता है। और बहुत से लोग समझते हैं कि ऐसा सिर्फ बुढ़ापे में होता है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी कशीदगी के दौरान 2 अहम बयानात दिए हैं। एक जानिब उन्होंने कहा है कि जंग बंदी में तोसी के लिए कोई हतमी डेडलाइन मुकर्रर नहीं की गई और वो किसी जल्दबाजी में नहीं बल्कि एक बेहतर मुआहदे के ख़्वाह हैं। दूसरी जानिब ट्रंप ने यह दावा भी किया कि उनकी मुदाखलत के बाद ईरान में 8 खवातीन को सजाए मौत से बचा लिया गया है। उनके मुताबिक इन खवातीन में से कुछ को रिहा किया जाएगा जबकि दीगर को मुख्तसर कैद की सजा दी जाएगी और उन्होंने इस बात पर ईरानी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। ताहम ईरान ने अमरीकी सदर के इस दावे को मुस्तरद करते हुए इसे गलत मालूमात करार दिया है। सदर ट्रंप ने मंगल के रोज इन खवातीन के हवाले से ईरानी हुकूमत से अपील की थी और कहा था कि उनकी रिहाई मुज़ाकरात के लिए एक बेहतरीन आगाज हो सकती है। दूसरी जानिब ईरान की अदलिया के ज़ेर इंतज़ाम खबर रसा इदारे मीज़ान न्यूज़ ने कहा कि ट्रंप झूठी खबरों का शिकार हुए हैं जो मुखालिफ अपोजिशन मीडिया ने फैलाई थीं। इदारे के मुताबिक कुछ खवातीन को पहले ही रिहा किया जा चुका है जबकि दीगर पर ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनमें सजाए मौत शामिल नहीं।
याद रहे कि ईरान ने जंग के आगाज से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा अफराद को सजाए मौत दी है, जिनमें बाज पर इसराइल के लिए जासूसी और कुछ पर रवां साल हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में मुलव्वस होने के इल्जाम थे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने जंगबंदी के मामले पर वजाहत देते हुए कहा कि किसी किस्म की डेडलाइन मुकर्रर नहीं की गई है। उन्होंने मीडिया में गर्दिश करने वाली मुख्तसर मुद्दत की तोसी की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। उनके मुताबिक अमेरिका एक मुत्तफिका रद्द अमल का इंतजार कर रहा है, जबकि ईरानी क़यादत के बयानात को गैर संजीदा करार दिया जा रहा है। Look, again, I'm not going to set a timetable for the president. He has not done that, and I won't. I know there's been some anonymous sourced reporting that there was maybe a 3 to 5 day deadline. That is not true. The president has not set a deadline himself. Ultimately, he will dictate the timetable. And again, he is satisfied with the naval blockade, and he understands that Iran is in a very weak position, and the cards are in President Trump's hands right now. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का यह भी कहना था कि सदर ट्रंप ने कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की। वो बहरी नाकाबंदी से मुतमईन है और समझते हैं कि ईरान इस वक्त बहुत कमजोर पोजीशन में है। उन्होंने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त तमाम इख्तियारात सदर ट्रंप के हाथ में हैं। कैरोलिन लीविट से पूछा गया कि क्या व्हाइट हाउस को मालूम है कि ईरान में किसी मुआहदे की हतमी मंजूरी कौन देगा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस और हमारी इंटेलिजेंस कम्युनिटी को यकीनन इस बारे में बेहतर मालूमात हैं। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम एक मुत्तफिका रद्द अमल और जवाब के मुंतज़िर हैं। उनका कहना था कि ईरानी क़यादत की जानिब से मुख्तलिफ नौयत के बयानात सामने आ रहे हैं, जिन्हें उन्होंने अवामी सतह पर बेमानी बातें करार दिया। इसी दौरान एक और अहम पेशरफ्त में अमरीकी बहरिया के सेक्रेटरी जॉन सी फेलन अपने ओहदे से मुस्तफी हो गए हैं। महकमा दिफा के मुताबिक उन्होंने फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं, ताहम इस्तीफे की वजूहात सामने नहीं लाई गईं। उनके पास अमरीकी बहरिया और मेरीन कोर समेत तकरीबन 10 लाख एहलकारों की निगरानी की जिम्मेदारी थी। फिलन एक ऐसे वक्त में अपने ओहदे से मुस्तफी हुए हैं कि जब अमेरिका आबनाए हुर्मुज में ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी पर अमल दरामद कर रहा है। जानसी फिलन इस महीने ओहदा छोड़ने वाले दूसरे आला सतही अमरीकी फौजी ओहदेदार हैं। इससे कबल अप्रैल के अवाइल में अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेट ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज से अपने ओहदे से अलग होने की दरखास्त की थी। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज पर नाकाबंदी के आगाज के बाद से उनकी अफवाज अब तक 29 जहाजों को रोक चुकी है और ये दावा भी किया कि मुतअद्दिद तिजारती बहरी जहाजों के नाकाबंदी से बच निकलने की मीडिया रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं हैं। जबकि पेंटागन का कहना है कि आबनाए हुर्मुज से बारूदी सुरंगें साफ करने के अमल में 6 माह तक लग सकते हैं और गालिब इम्कान है कि यह कार्रवाई अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के बाद ही शुरू की जाएगी। ख्याल किया जाता है कि ये बारूदी सुरंगें ईरान की जानिब से बिछाई गई हैं। ईरान के सदर का कहना है कि अमरीकी नाकाबंदी, धमकियां और वादों की खिलाफ वर्जी मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी, धमकियां और उनके बकौल वादों की खिलाफ वर्जी अमरीका के साथ हकीकी और जामे मुज़ाकरात की राह में बुनियादी रुकावटें हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान ने मुकालमे और मुआहदे का खैर मकदम किया है और अब भी करता है। उनका कहना था कि दुनिया आपकी ना खत्म होने वाली मुनाफिकाना बयानबाजी और दावों और इकदामात के दरमियान तजाद को देख रही है। ईरान और अमेरिका के दरमियान तीसरी बार जंग बंदी तो हो गई है, लेकिन इस सूरत हाल में बहुत से लोग सवालात पूछ रहे हैं। इस सूरत हाल से मुतल्लिक लोगों के सवालात के जवाब जानिए तुरहब असगर और फुरकान इलाही की इस रिपोर्ट में। ईरान और अमेरिका के दरमियान तीसरी मरतबा सीज़ फायर हुआ, यानी कि जंग बंदी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले ऐलान किया था कि उनके नायब सदर जेडी वैंस पाकिस्तान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए आएंगे, लेकिन फ़िलहाल उनके दौरे को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अब इस जंग बंदी का और जो मुज़ाकरात हैं उनका क्या फ्यूचर होगा, आगे क्या होने जा रहा है, इसके गिर्द कई सवालात उठ रहे हैं और इन्हीं सवालात के जवाब हम आपको देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी क्यों बढ़ाई और ये कब तक के लिए है? पाकिस्तान की दरख्वास्त पे ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ्तों का सीज़ फायर हुआ था और ये सीज़ फायर जो है वो सुबह 5 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ख़त्म हो रहा था।
کل انفارمیشن منسٹر کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ایکس میں، جس میں یہ کہا گیا کہ وقت ختم ہو رہا ہے ڈیڈ لائن کا، اور ابھی تک ان کو ایران کے جواب کا انتظار ہے۔ ایران نے یاد رہے کہ کہا تھا کہ ہم سیکنڈ راؤنڈ آف پیس ٹاکس میں اپنا ڈیلیگیشن نہیں بھیجیں گے۔ جیسے جیسے ڈیڈ لائن قریب آتی گئی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پہ ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے پاکستان کی درخواست پر ایک مرتبہ پھر سیز فائر کا میں اعلان کرتا ہوں، تاہم انہوں نے اس سیز فائر کی کسی قسم کی کوئی ڈیٹ یا تاریخ نہیں دی کہ یہ کب ختم ہوگا۔ ایران سے ایگریڈ پروپوزل کا کیا مطلب ہے؟ کل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کے اندر متضاد رائے پائی جاتی ہے، یعنی کہ ان کا سسٹم فریکچرڈ ہے، اور ان کو انتظار ہے کہ کوئی یونیفائڈ اور متفقہ پروپوزل ایران کی طرف سے آئے، اور جب تک وہ پروپوزل نہیں آتا تب تک سیز فائر رہے گا۔ یاد رہے کہ ابھی تک پہلے راؤنڈ کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان کسی قسم کا کوئی پوائنٹ آف ایگریمنٹ موجود نہیں ہے۔ ایران اس جنگ بندی کو کیوں تسلیم نہیں کر رہا؟ پہلے راؤنڈ آف پیس ٹاکس کے بعد ایران کی جانب سے 3 اہم مطالبات کیے گئے تھے، جس میں لیبنان میں سیز فائر اور ان کے فروزن ایسٹس جو ہیں ان کو ریلیز کرنا، اور سب سے اہم مطالبہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کا تھا۔ تاہم امریکہ کی جانب سے وہاں پر نیول بلاکیڈ جو ہے وہ لگائی گئی ہے، اور ان کا ابھی بھی یہ مطالبہ ہے کہ جب تک اس نیول بلاکیڈ کو نہیں کھولا جاتا تب تک ہم جو ہے جنگ بندی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دھمکیوں کے ماحول میں کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیا امریکہ واقعی جنگ ختم کرنا چاہتا ہے یا صرف دباؤ بڑھا رہا ہے؟ ویسے تو دونوں ممالک کی جانب سے پہلے راؤنڈ آف پیس ٹاکس یعنی کہ مذاکرات میں شرکت کی گئی تھی، اور یہ مذاکرات کئی گھنٹوں تک جاری رہے تھے، جس میں باقاعدہ طور پہ امریکہ کی طرف سے نائب صدر جے ڈی وینس نے شرکت کی تھی، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو ڈیلیگیشن کا حصہ تھے۔ اسی طرح سے ایران کے فارن منسٹر بھی اس میں شامل تھے ایران کی طرف سے، تو اس وقت تو بات چیت ہوئی۔ اور اب سیکنڈ راؤنڈ میں کیونکہ انہوں نے امریکی صدر نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا کہ وہ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے اپنے ڈیلیگیشن کو بھیج رہے ہیں، لیکن ایران نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجنے سے انکار کیا۔ تاہم ماہرین کی یہ رائے ہے کہ دونوں ہی ممالک جنگ مزید لڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر دباؤ بڑھا کر برابری کی سطح پر آئیں، اور تب مذاکرات کر کے اپنے میکسیمم شرائط جو ہیں ان کو منوا سکیں۔ پاکستان کا کردار اتنا اہم کیوں بن گیا ہے؟ پاکستان کی جانب سے اس معاملے میں شروع ہی سے اہم کردار ادا کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک یعنی کہ امریکہ اور ایران کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ پاکستان ان مذاکرات میں سول میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے، یعنی کہ صرف وہ واحد ملک ہے جو کہ باقاعدہ طور پہ مذاکرات میں انوالوڈ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ دونوں ممالک نے اسلام آباد کو بطور لوکیشن بھی چوز کیا مذاکرات کے لیے۔ یاد رہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ ہی اچھے تعلقات بھی شیئر کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اب اس کے گرد بھی کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا پاکستان کی ڈپلومیسی یا جو ثالثی کا کردار وہ ادا کر رہا تھا، کیا اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے جس کی وجہ سے دوسرا راؤنڈ نہیں ہو سکا، یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو یاد رہے کہ ایران کی جانب سے پہلے راؤنڈ میں باقاعدہ طور پہ شرکت کی گئی تھی، اور امریکہ کی جانب سے دوسرے راؤنڈ میں آنے پر بھی آمادگی تھی۔ یاد رہے کہ امریکی صدر نے اپنے ٹروتھ سوشل پہ جو بیان جاری کیا اس میں بھی پاکستان کا ذکر کیا، جس میں پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام شامل تھا، اور انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر میں نے ان کی درخواست پہ یہ سیز فائر کر دیا ہے۔ پاکستان کا ثالثی کا کردار یہاں پہ ہی ختم نہیں ہوتا، ابھی بھی پاکستان ڈپلومیسی کے تھرو، بیک ڈور چینلز کے تھرو دونوں ممالک سے بات چیت بھی کر رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ ان کو دوبارہ نیگوسیشن یعنی کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ لا سکے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع چاغی کے علاقے داریگوان میں ایک نجی مائننگ کمپنی کے سائٹ پر نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرکاری حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 2 سیکیورٹی گارڈز بھی شامل ہیں، جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ بدھ کی شام تقریباً 5:45 پر پیش آیا، جب نیشنل ریسورسز پرائیویٹ لمیٹڈ کے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ کمپنی نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ واقعے کے فوراً بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس اور سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب بلوچستان حکومت کے ایک سینئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں مزدور اور سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ ان کے مطابق بعض افراد کی ہلاکت ممکنہ طور پر ایک ٹینک پھٹنے کے نتیجے میں بھی ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس حملے میں ایک غیر ملکی شہری کی ہلاکت کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم حکام نے اس کی باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ حکام کے مطابق حملے میں کمپنی کی مشینری کو بھی نقصان پہنچا ہے، تاہم تفصیلات تاحال واضح نہیں ہو سکی۔
वाज़ेह है कि ज़िला चागी मादनी वसाइल से मालामाल खिता है, जहां रिकोडिक और सैंडेक जैसे बड़े मंसूबे भी वाक़ हैं। ये इलाका ईरान और अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल होने के बाइस स्ट्रेटेजिक अहमियत भी रखता है। देगवान में होने वाले हमले की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की है। ताहम माजी में जिला चागी में होने वाले हमलों की जिम्मेदारी कलादम BLA और कलादम BLF की जानिब से कबूल की जाती रही है। बुध के रोज पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का इजलास अपनी बिल्डिंग की जगह पेशावर के इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्कद हुआ। इजलास को ऐसे मुकाम पर क्यों करवाया गया और इजलास में शामिल होने वालों का इसके बारे में क्या ख्याल था, देखिए अजीजुल्लाह खान और बिलाल अहमद की इस रिपोर्ट में। ये कोई अवामी जलसा नहीं है और ना ही कोई जिरगा या कोई मीटिंग हो रही है, बल्कि ये खैबर पख्तूनख्वा की कानून साज असेंबली का इजलास हो रहा है। इसको एक अवामी असेंबली का नाम दिया गया है और ये पेशावर के जो एक बड़े क्रिकेट स्टेडियम है, इमरान खान स्टेडियम, वहाँ पे ये मुनक्किद किया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में ये शायद पहला मौका है कि इस तरह एक खुले मैदान में ये एक इस इजलास मुनक्किद किया गया है। हमारी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि बुनियादी तौर के ऊपर इनका मकसद ये था कि अवाम भी यहाँ पर आए और वो देखे कि किस तरीके से इनके जो नुमाइंदे हैं वो ये इजलास चलाते हैं और क्या बातें इसमें होती हैं। हम चूँकि अवाम के नुमाइंदे होते हैं और अवाम के दरमियान जो है हमें जाना चाहिए। वैसे हमारी असम्बली का प्रोसेस है या जो भी नशरियात हैं वो आवाम तक की रसाई या आवाम की वहाँ पर रसाई जो है वो मेरे ख्याल में उसमें भी कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पे आवाम के दरमियान और आवाम को जो है इस तरह का मदऊ करना वो अलग बात है कि चूँकि काफ़ी लोगों तक हो सकता है ये मैसेज ना पहुँची हो, ये शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इक़दाम है स्पीकर साहब की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से। इस इजलास के लिए अपोजिशन की जो सियासी जमातें हैं जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, उन्होंने बाइकाट का ऐलान किया था, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं, अरकान हैं, वो यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने इस कार्रवाई में हिस्सा भी लिया है। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था। उन्होंने कहा था हम वहाँ पे नहीं जाएंगे और हम उस असेंबली का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये तारीख़ी, ये देखें रिकॉर्ड हो रहा है, ये तारीख़ है। असेंबली का एक इजलास हो रहा है, ये बाकायदे इसका वर्बैटम होगा, इसकी बातें मतलब है रिकॉर्ड होंगी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का इनेकाद कहीं पे भी होगा, पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ पेश करेगी, अपना कंटेंट पेश करेगी और इनको वन वे ट्रैफिक नहीं देगी। इस इजलास में यहाँ पे उन्होंने इमरान खान की रिहाई के हवाले से, उनको तिब्बी सहूलियात फराहम करने के हवाले से, अदलिया के हवाले से और इसके अलावा जो महंगाई है उसके हवाले से करारदादें भी पेश की हैं जो अक्सरियत राय से मंजूर की गई हैं। बुनियादी तौर पर इस इजलास का मकसद चूँकि आवाम को बुलाना था और आवाम को दिखाना था, लेकिन यहाँ पे जो लोग थे उनकी नुमाइंदगी यहाँ पे वो लोग उस तरह नहीं आए और बल्कि कुछ जो लोग शुरू में ख़वातीन और जो स्टूडेंट्स आए थे वो भी वक्त से पहले चले गए थे। क्या 200 बंदों से एक भी ज़्यादा कोई बंदा है और उसमें भी ज़्यादातर पुलिस वाले हैं? तो जिस मकसद के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पे असम्बली को लाया गया कि आएंगे लोग, देखेंगे, हमें हमारी बात सुनेंगे, तो अवाम ने, चूंकि ये हुकूमत अवामी नहीं है, अवाम की बिल्कुल दिलचस्पी इनके ऊपर, आपके ऊपर जो है ना, इनकी अवाम के साथ जो दिलचस्पी है उसका वाज़ेह सबूत अवाम ने दे दिया है। इस इजलास में कुछ लोग आए थे शुरू में, इसमें तलबा और तालिबात भी थी और हमने उन तालिबात से मालूम भी किया तो उनका भी ये था कि ये अच्छी एफर्ट है। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम टू अटेंड सॉर्ट ऑफ सेशंस लाइक दिस एंड इससे एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज़्यादा है कि लाइक ये पॉजिटिव अवेयरनेस पैदा करे अवाम में एंड पीपल शुड नो अबाउट द पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ लाइक किस तरह ये प्रोसेस जाएगा या इसका कोई क्या फ़ायदा निकलता है अवाम के लिए। ऑल दिस से एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इससे रिलेटेड। अवाम को अभी पता चलेगा कि उनकी लेजिस्लेशन, उनकी कानून साजी किस तरह होती है, उनके पार्लियामेंट का सेटअप क्या होता है, उनका पर्सपेक्टिव क्या होता है। इन सब में जो अवाम को आगाही होगी और अवाम को सवाल करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस इजलास में बुनियादी तौर के ऊपर उनका मकसद ये भी है, जो लोगों ने कहा है, यहाँ पे तजज़ियाकारों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि शायद ये इजलास का बुलाना मकसद ये था कि मीडिया में उनकी कवरेज हो सके और वो अवामी सतह पर अपने इश्यूज़ को हाईलाइट कर सकें। 40 साल कबल यूक्रेन के चेरनोबिल पावर प्लांट में दुनिया के बदतरीन एटमी हादसे ने अवामी सेहत की हंगामी सूरत हाल पैदा कर दी थी, क्योंकि एक रिएक्टर के धमाके से यूरोप भर में
तापकार मवाद फैल गया था। आज ये मुकाम यूक्रेन के साथ जंग में अहम दिफाई हैसियत इख्तियार कर चुका है। रिपोर्टर जॉर्डन डूम्बर को इस जगह तक रसाई मिली और उन्होंने चेरनोबिल जाकर वहां मौजूद खतरात का जायजा लिया। उनकी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं रफाकत अली। चेरनोबिल को आज जैसे वो है वैसे देखना ऐसे ही है जैसे आप वक्त में पीछे चले जाएं। आप बस सोच सकते हैं कि रात के वक्त फ़ोन बज रहे होंगे, लाइट्स जल बुझ रही होंगी और अलार्म की आवाज़ें आ रही होंगी। इस जगह खड़ा होना जहाँ ये सब कुछ हुआ था वाकई बहुत हैरान कुन है। 2022 में रूसी फौज ने प्लांट के हमले को 5 हफ्तों तक यरगुमाल बना के रखा। उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाईं, ताबकारी वाली ज़मीन में खंदकें खोदी और यूक्रेनी हुकूमत ने बताया कि रेडिएशन की सतह में इजाफा हुआ। और पिछले साल एक रूसी ड्रोन नई हिफाजती दीवार से टकरा गया जो चेरनोबिल की ख़तरनाक ताबकारी को रोकने के लिए बनाई गई थी। ये वो जगह है जहाँ रूसी ड्रोन लगा था। देखें ये असर रिएक्टर के कितने करीब था। मेरे ख्याल में ये कमरा सबसे ज़्यादा खौफनाक है। चेरनोबिल पर मुसलसल हमले का ख़तरा मौजूद है क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग रुकने के आसार नज़र नहीं आते। ये प्लांट से आने वाले ख़तरे का सायरान है, जिसका मतलब है कि ऊपर से मिसाइल या ड्रोन आ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि लाजमी चेरनोबिल ही आएंगे क्योंकि ये रास्ता कीव की तरफ जाता है, लेकिन प्लांट में काम करने वालों के लिए ये हर दिन का मामूल बन गया होगा। हत्ता कि जब उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है तब भी यहाँ काम करने वालों के लिए ख़तरा ख़त्म नहीं होता। मैं रिटायर्ड इंजीनियर दमित्रो और कुछ दूसरे चेरनोबिल कारकुनों के साथ शामिल हुआ जिन्होंने एक रज़ाकार टीम बनाई है। वो रूसी ड्रोन्स पर नज़र रखते हैं। तो आप और मकामी लोग इस बंदूक से ड्रोन गिरा रहे हैं? इस किस्म के ड्रोन जो चेरनोबिल पर लगे थे, जो हिफाजती ढांचे से टकराए थे। जी हाँ, ये ड्रोन हीटिंग सिस्टम, पानी की सप्लाई के निज़ाम और बिजली की सप्लाई को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। दमित्रो और दूसरे रज़ाकार सख्त सर्दी में एक रात में 10 घंटे तक जाग कर ड्यूटी देते हैं। हम 30 साल से ज़्यादा अरसे से आज़ाद हैं और हमें अपनी आज़ादी की फ़िक्र है। हम सिर्फ अपनी जानें नहीं बचाना चाहते बल्कि अपने फ़ैसले करने का हक भी बचाना चाहते हैं, और हम आज भी इस हक की हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं। जंग शुरू होने के बाद ये मुश्किल काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अमला आज भी चेरनोबिल हादसे के असरात को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए। सामीन, क्या कोई हुकूमत जराइम ख़त्म करने के लिए इंसाफ के उसूलों से भी दस्तबरदार हो सकती है? एल सल्वाडोर में एक इंतहाई गैर मामूली अदालती कार्रवाई शुरू हुई है जिसमें एक साथ 486 अफराद पर मुकदमा चलाया जा रहा है। तफसील गजनफर हैदर से। ये सिर्फ एक मुकदमा नहीं बल्कि एक ऐसे मॉडल की मिसाल है जहां रियासत ने जराइम के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। एल सल्वाडोर के दफ्तर अटॉर्नी जनरल के मुताबिक ये मुकदमा मारा सल्वाट्रा यानी MS-13 नामी मुसल्लह ग्रोह की आला क़यादत के ख़िलाफ़ है। मुलज़मान में ग्रोह की सबसे आला क़यादत के अरकान भी शामिल हैं जिन्हें रामफला कहा जाता है, यानी वो अफराद जो पूरे ग्रोह की सरगर्मियों को कंट्रोल करते हैं। 413 मुलज़िम पहले ही एक ख़ुसूसी क़ैद खाने में बंद हैं, जबकि 73 के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। ये मुकदमा सदर नायब बुकेले की उस हंगामी हालत के तहत चल रहा है जो मार्च 2022 से आज तक नाफिज है। इस दौरान मुल्क में 87,000 से ज़्यादा अफराद गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। इस हंगामी हालात के तहत शहरियों के बाज़ आइनी हुकूक भी मुअत्तल किए गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को वसी इख्तियारात दिए गए हैं। एल सल्वाडोर एक वक्त में दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल होता था, जहाँ 2015 में फ़ी 1 लाख अफराद में 103 कत्ल रिकॉर्ड किए गए थे। बुकेले हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस सख्त पॉलिसी के बाद जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। मुलज़मान पर 2012 से 2022 के दरमियान 47,000 से ज़ायद जराइम का इल्ज़ाम है, जिनमें 29,000 कत्ल, भत्ताखोरी, असला व मंशियात की स्मगलिंग भी शामिल है। माहिरीन के मुताबिक ये मुकदमा सिर्फ एल सल्वाडोर तक महदूद नहीं, दुनिया भर की हुकूमतें इसके नताइज का बगौर जायज़ा ले रही हैं, क्योंकि ये तय करेगा कि क्या जराइम के ख़िलाफ़ जंग में इंसाफ के बुनियादी उसूलों को नज़रअंदाज किया जा सकता है या नहीं।
इंडिया के जेर इंतजाम जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को होने वाले हमले को अब 1 साल गुजर चुका है, लेकिन इस हमले में अपने प्यारों को खोने वाले खानदान आज भी उस दिन को भूल नहीं पाए हैं। इस हमले में 26 अफराद की जान गई थी। उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी भी उनमें से एक थे। जब ये हमला हुआ उस वक्त शुभम की अहलिया ईशानिया भी वहीं मौजूद थी। ईशानिया की जिंदगी अब कैसी है, वो उस हमले वाले दिन को किस तरह याद करती हैं, देखिए उनके साथ ये खसूसी मुलाकात। ये शुभम की मामी है। नमस्ते। शुभम का छोटा भाई। हेलो हेलो। मामा जी है। एंड ये बच्चे हैं, सब बच्चे इधर अगल बगल के। दिस इज आवर फेवरेट पिक ऑफ शुभम, तो इसको हमने बड़ी करवाई, हमने यहाँ पे लगवाया क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि उस शुभम की पिक में हम माला देखें ऑफिस में, बिकॉज इट्स ऑफिशियल काइंड, तो वहाँ पे हमने शुभम की फोटो में माला चढ़ाई है। बट घर में ना मेरी हिम्मत थी, ना कोई घर वाला ऐसे देखना चाह रहा। दैट इज आवर कश्मीर पिक। वी हैव आवर फोटोज बिकॉज शादी को 2 महीने हुए थे, तो वी कुडंट डू द एल्बम थिंग एंड एवरीथिंग। तो जो विथ टाइम जब से एनिवर्सरीज, बर्थडेज, ये सब, तो फैमिली कीप्स ऑन गिविंग अस gestures to remember. She is our house help. She gifted me that. And उनका emotions शुभम के लिए इतना है, भैया 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 भैया. She gave me this पूरा. And this I gave it this to शुभम. This was my last gift I could give him. हमारी शादी को 2 महीने हुए थे. On 12th of April I gave him this. These flowers are the one जो मैंने तब दिया था. It's still वैसे ही है, ना मैं हटाया नहीं है मैंने और ना हिम्मत है हटाने की, तो ये वैसे ही लगे हुए हैं। ये तो चेंज नहीं किया मैंने, ये बहुत समय से यही लगा हुआ है। ये कैंडिड था, ये मेरे भाई ने फोटो खींची हुई है। तुम्हारे रूम में एक भी मिरर नहीं है, हाउ am I going to get ready and everything? तो नेक्स्ट थिंग व्हाट ही डिड, ही वेंट एवरीवेयर, पिंटरेस्ट से फोटो निकाल के ही वेंट एंड गॉट दिस मिरर. It's like उसको मिरर चाहिए. He got this for me. ये कुछ ऐसे मेमोरीज है मेरी जो बहुत ज़्यादा ऐसे फनी टाइप में है. Couldn't get the time to create lot of it, but I think still शुभम ने मुझे बहुत मेमोरीज दी. बहुत सारी मेमोरीज ऐसी. हाउ फनी यूज टू बी. ऐसी फोटो जब उसकी कभी भी ऐसे बोल फोटो ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें करते थे ना शुभू. एंड इट इज़ वेरी ट्रू कि देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स ना जब आप उनकी सिर्फ आवाज़ याद करने की कोशिश करते हो, देन आई गो बैक एंड आई लिसन टू द वीडियोज आई हैव रिकॉर्डेड विथ हिम सो दैट यू रिमेंबर द वॉइस. इट्स वेरी the weird thing. I think the people who are grieving somebody, they can only relate to this thing. 1 साल में परिवार के लिए कितना कुछ बदला? Losing a son at the age of 30 is very difficult. And उसके बाद पेरेंट्स के लिए ना मुझे लगता है कि सब खत्म हो जाता है. एक बच्चा उनका जब जाता है, मेरे को नहीं लगता उनसे बड़ा दुख किसी का भी है शुभम के पेरेंट्स से. But I have seen them standing very strong for me with time. We sit every day, we sit for an hour together and we talk about Shubham. उसकी बातें करेंगे, स्कूल की, कॉलेजेस की, what fun he used to do, everything good, everything positive. हम 3 बैठ के. So this is a kind of a therapy we do for each other. The feeling of losing a son, feeling of losing a husband will never go. See, I am a citizen of this nation. I can speak what I want to speak. And I don't think मैंने कुछ गलत बोला था. मैंने सिर्फ यही बोला था कि उन 26 लोगों का नाम लेना चाहिए था. And मैं वो he is the father of the nation. मतलब वो प्राइम मिनिस्टर है, तो वो हमारे माँ बाप वही हुए ना. घर में माँ बाप होते हैं, देश में वो है. Just मैंने वो बोला था, उसमें बहुत ट्रोलिंग हुई थी. तो मैंने बाद में उसके बाद बहुत समय तक इंटरव्यूज़ नहीं दिए बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ डेज व्हेन आई क्राइड बिकॉज ऑफ द ट्रोलिंग. बहुत न्यू ट्रोलिंग थी वो मेरी. आई वाज नॉट रेडी टू फेस दैट.
تو بہت دن تک میں بہت زیادہ اس میں ایموشنل بہت ویسا رہی ہوں کہ یار کیسے ہیں لوگ, آئی ایم گوئنگ ٹو سچ پین اینڈ دے آر ٹرولنگ می فار سچ کائنڈ آف تھنگ. آپ کے دیش کا ایک بچہ آپ کے دیش میں ٹریول کر رہا تھا, اپنے گھر پہ نہیں تھا, اپنے گھر کی باؤنڈری میں نہیں تھا, کہ دیش میں تھا, اور وہ ایک ٹیررزم اٹیک میں جو کہ ایک دھرم کو ٹارگٹ کر کے وہ اٹیک ہوا, ایسے میں اس کو مار دیا جاتا ہے. تو کیا ایک ریکگنیشن اور یہ دوبارہ نہ ہو, دیٹ از وائی آئی کیپ ٹیلنگ کہ ایک ریکگنیشن تو ملنا چاہیے نا ان 26 لوگوں کو. اینڈ شبھم آلویز یوز ٹو سے کہ آج میں جیو. اس کے کچھ چیزیں میں سیکھ رہی ہوں انہیں سے. ہی لوز ٹو ٹریول, ہی وانٹس ٹو ٹریول دا ورلڈ, سو مے بی I'll do that for him, and کیونکہ I know he's there in my heart. He'll see the world through my eyes. Although میرے اندر ابھی تک ہمت نہیں ہو پائی ہے, سال بھر ہو گئے ہیں, because of obviously it happened during our travel time. So وہ ایک بہت زیادہ نیگیٹو میموری ہے ٹریولنگ کو لے کے. It is very important to cry, چلا لو, لڑ لو, چیخ کے بول لو. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ڈو دیٹ. مجھ سے ہر انسان اگر یہ پوچھتا ہے نا, ہاؤ آر یو اسٹرانگلی کمنگ آؤٹ آف دس, پلیز ٹاک اباؤٹ اٹ. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھیراپی آئی ہیو ڈن. اس کو میری اسمائل بہت پسند, تو میرا ایسے بدماش رہنا, مستی مذاق کرنا, ایسے چلبلے رہنا بہت پسند. تو وائی شوڈ آئی ناٹ ڈو دیٹ when I know that he is there, his soul is there, he is there. Maybe we'll meet after this physical body goes, my soul will meet him again. It's the physical form of me. He left the physical form of himself, he's there. I'll also meet him someday. جب میں جاؤں وہ ملوں اس سے, وہ یہ نہ بولے کیا کیا یار تو نے, میں تیرے کو چھوڑ کے آیا, تو کچھ بھی نہیں کی, ایسے تو نے رو کے اپنے پوری لائف بتا دی, کیوں؟ I want to answer him proudly. I did this, I did that, I did this on your name. میں نے پوری زندگی تمہیں زندہ رکھا ہے. The mountains میرے سکون تھے. But now when I am planning anything related to that, میں نہیں جا سکتی, میں جا ہی نہیں پاؤں. I cannot sit and look at the mountain. But I'll go back to that Kashmir, I'll go back to that Baisaran Ghati. شبھم اور ہم جہاں ملے تھے اس کافی شاپ پہ جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی میری بہت سمے تک. تو واٹ مائی سسٹرز یوز ٹو ڈو کہ وہ مجھے ایسے باہر لے جا کے گاڑی میں بٹھا کے, وی آرڈر سم تھنگ اینڈ وہ گاڑی میں دے جاتا تھا ہم لوگ کو. 1 بار 2 بار 3 بار یہ کیا انہوں نے. پھر دین انہوں نے ایک دن مجھ سے, میں نہیں بولا, لیٹس گو, I'll sit inside. I also crave for that Ashanya a lot of time, جہاں پہ میں پبلکلی بیٹھ کے جب میں ہنسوں نا تو انسان یہ نہیں بولے ارے لو اس کا تو ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے, یہ ہنس رہی ہے. I face that also. اس پرابلم وہی ہے نا, کیوں میں واپس نارمل نہیں ہو سکتی. میں اپنے اس 4 کمرے میں اپنے ماں باپ اپنی بہن کے ساتھ نارمل ہوں, بٹ جب میں اس کمرے سے باہر نکلتی ہوں نا, there are a lot of eyes looking at me. جو لوگ کہتے ہیں نا سیم مل رہا ہے, I want to tell them, those eyes don't let me breathe the way I should. Those eyes don't let me be what I want to be, what I was, what Shubham was in love with. I am also trying to کہ میں واپس اسی ایشانیہ میں جاؤں جس سے شبھم دیویدی نے پیار کیا تھا. سامعین, کیا معذوری کھیلوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے یا پھر یہ ایک نیا موقع بھی بن سکتی ہے؟ انگلینڈ میں پاور چیئر فٹ بال تیزی سے مقبول ہو رہا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس کھیل کو مزید فروغ دیا جائے تو درجنوں نئے کھلاڑی عالمی سطح پر سامنے آ سکتے ہیں. ڈسیبلٹی کی نامہ نگار نکی فاکس کی خصوصی رپورٹ جسے پیش کر رہی ہے عالیہ نازکی. ہر شخص کو زندگی میں کسی نہ کسی کھیل کی ضرورت ہے. میرے پاس اب ویکینڈ نہیں ہے, میرا ویکینڈ یہی ہے. تیز مسابقتی اور تکنیکی ایک ایسا کھیل ہے جس میں برقی ویل چیئر کی مدد سے کھلاڑی نہایت معیاری فٹ بال کا مظاہرہ کرتے ہیں.
میں نے اپنے ملک کی نمائندگی کی ہے، یورپی چیمپئن شپ جیتی ہے۔ مجھے جو خوشی اس گول سے ملتی ہے جو میچ کا پاسا پلٹ دے، وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ آپ جانتے ہیں خوشی کے اس احساس کو۔ ان میں سے بہت سے کھلاڑی معذور افراد کے لیے خاص دوسرے کھیلوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ بچپن سے ہی مجھے کھیل سے پیار تھا، لیکن میں اس میں پوری طرح سے شامل نہیں ہو سکا۔ میرے لیے یہ ایسا کھیل ہے جو میں دل سے کھیلنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے بغیر تو میں زندگی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ کھیل 80 کی دہائی میں بس وقت گزارنے کے لیے شروع ہوا تھا، مگر اب اس کی چیمپئن شپ اور پریمیئر شپ ہوتی ہے، جس میں تمام بڑے کلب ویکینڈز پر مقابلہ کرتے ہیں۔ جب میں نے پہل کھیلنا شروع کیا تو ہم عام کرسیوں پر بیٹھ کر کھیلتے تھے، ان سے کام چل جاتا تھا، مگر یہ کرسیاں ان سے بہت بہتر ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ سب سے زیادہ اعزاز جیتنے والے کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں۔ انگلینڈ میں خاتون کھلاڑیوں میں، جی ہاں، یورپ میں بھی۔ ان بہت سے کھلاڑیوں کی طرح میں بھی معذور ہوں۔ میرے لیے کوئی بھی کھیل مشکل ہے۔ میں توقع نہیں کر رہی تھی کہ انگلینڈ کا ہیڈ کوچ مجھے تربیت دے گا۔ کوشش کرو کونس کے جس قدر قریب جا سکو، لیکن کونس کو ہٹ مت کرو۔ ہم دنیا کی بہترین پاور چیئر ٹیموں میں سے ایک ہیں۔ ہمارے پاس اعلیٰ معیار والے پرعزم کھلاڑی ہیں۔ ہم یورپی اور ورلڈ کپ جیتنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ویس براؤن نے اپنے کریئر کا زیادہ حصہ مانچسٹر یونائٹڈ کے لیے کھیلتے گزارا۔ وہ کلب فاؤنڈیشن کے بڑے سپورٹر ہیں۔ اس وقت ہفتہ وار تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھنے میں تو بڑا آسان لگا مجھے، لیکن موومنٹ، کرسیاں اور سٹک، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ میں تو فوراً الگ ہو گیا، مگر یہ لوگ تو بہت تیز اور معیاری کھیل رہے ہیں۔ بڑا مزہ آ رہا ہے دیکھ کر۔ So I'm going to roll it to you and I want you to turn towards it. Okay. To score. Smack it. All right. Ready? Okay. پاور چیئر فٹ بال بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے، لیکن کھلاڑیوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے اصل مزہ تو جیت کا ہے۔ سامعین، پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے چند قطرے خارج ہونا صرف بوڑھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بڑی تعداد میں نوجوان بھی متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کہیں یہ کسی بڑے مرض کی علامت تو نہیں؟ سنیے آج ZBC ریڈز میں سمرا فاطمہ سے۔ ایسی حالت جس میں پیشاب کرنے کے چند سیکنڈ یا بیت الخلاء سے نکلنے کے دوران یا فوراً بعد اچانک پیشاب کے چند قطرے خارج ہو جاتے ہیں، اسے طبی زبان میں پوسٹ وائٹ ڈربل یا پوسٹ مکچوریشن ڈربل کہا جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا صرف بڑھاپے میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بڑی تعداد میں یہ نوجوانوں میں بھی کافی عام مسئلہ ہے۔ تو ایسا آخر ہوتا کیوں ہے؟ اور کہیں یہ کسی بڑی سیریس کنڈیشن کی طرف باڈی کا اشارہ تو نہیں؟ PVD کی علامات کیا کیا ہیں اور اس کا علاج یا اس کا حل کیا ہے؟ بہت سے لوگ ایسی باتیں کرنے میں شرماتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جب بات صحت کی ہو تو جب تک بات کریں گے نہیں، بات بنے گی بھی نہیں۔ میں ہوں سمرا فاطمہ اور آج BBC ریڈز میں اسی کنڈیشن کو سمجھتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں پیشاب کرنے کے فوراً بعد یا کچھ سیکنڈ بعد اچانک پیشاب کے چند قطرے خارج ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتے ہوئے تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اسے معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کی روزمرہ زندگی، خود اعتمادی اور نفسیاتی صحت پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ دن کے اوقات میں پیشاب کے ان قطروں کا آنا آپ کے کام کی جگہ یعنی دفتر وغیرہ میں شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ کوئی سنگین بیماری نہیں ہے۔ باقاعدہ ورزش، چند سادہ طریقوں اور پیشاب کرنے کے درست اصولوں پر عمل کرنے کے ذریعے سے آسانی سے قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ انڈیا کے ایک ہاسپٹل سے منسلک ڈاکٹر عقیل خان BBC مراٹھی سروس کو بتاتے ہیں کہ پیشاب کی نالی یعنی یوریتھرا میں پیشاب کی تھوڑی مقدار رہ جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے، اور ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پیشاب پر قابو نہیں کر سکتا، بلکہ یہ ایک الگ کیفیت ہے جسے وائڈنگ ڈسفنکشن کہا جاتا ہے، جس میں پیشاب کی نالی میں پیشاب کی تھوڑی مقدار باقی رہ جاتی ہے اور بعد میں رسنے لگتی ہے۔ یہ مسئلہ کوئی سنگین حالت نہیں ہے اور مناسب ورزش اور سادہ طریقوں پر عمل کر کے اسے آسانی سے قابو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے پیلوک فلور کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے۔ تو پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ پیلوک فلور ہوتا کیا ہے۔ پیلوک فلور مضبوط مگر لچکدار یعنی فلیکسیبل مسلز، لیگمنٹس اور ٹیشوز کا کمبینیشن ہے جو پیٹ کے نچلے حصے میں ہوتا ہے۔ جسم کا یہ حصہ کسی جھولے یا وزن سنبھالنے والے نظام کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ اس حصے میں موجود اہم اعضاء کو سہارا دیتا ہے، جیسے مثانہ، پیشاب کی نالی، آنتیں اور مردوں میں پروسٹیٹ غدود۔
ये मसल्स इन अज़ा का वजन संभालने में मदद देती हैं और जब कोई शख्स खड़ा होता है, चलता है या हरकत करता है तो उन्हें अपनी दुरुस्त जगह पर बरकरार रखती हैं। पेल्विक फ्लोर का एक और अहम काम इन अज़ा को सहारा देना है जो पेशाब और पखाने के अखराज को कंट्रोल करती हैं। जब पेट के निचले हिस्से में दबाव बढ़ता है, मिसाल के तौर पर गहरा सांस लेने, खांसने, छींकने, भारी चीजें उठाने, वर्जिश करने के दौरान, तो पेल्विक फ्लोर की मसल्स इस दबाव को बर्दाश्त करने में मदद देती हैं और अज़ा को अपनी जगह पर मुस्तहकम रखती हैं। मुख्तसरन कहा जा सकता है कि पेल्विक फ्लोर तवाज़ुन कायम रखने, जिस्म के मरकजी हिस्से की मजबूती और पेशाब पखाने पर कंट्रोल के लिए निहायत ज़रूरी है। तो पीवीडी है क्या और इसका प्रोस्टेट गुदूद से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? अब आइए ये समझते हैं। पीवीडी की सबसे आम वजूहात पेल्विक फ्लोर का कमज़ोर होना है या इसका सही तरीके से काम न करना होता है। ज़्यादा देर तक बैठे रहना, वर्जिश न करना, वज़न ज़्यादा होना, पेशाब करने की गलत आदत इस खतरे को बढ़ा सकती हैं। माहिरीन कहते हैं कि अगर पीवीडी के साथ दीगर मसाइल भी सामने आ रहे हैं तो इसका बाकायदा तिब्बी जायजा लिया जाना ज़रूरी होता है। इन अलामात में क्या है? पेशाब करते वक्त जलन का एहसास, पेशाब की धार का कमज़ोर होना, पेशाब करने में दुश्वारी, बार बार बैतुल खला जाना, पेशाब में खून आना और पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। अगर ये अलामात मौजूद हैं तो डॉक्टर्स मरीज में दीगर बीमारियों की तलाश करने पर भी गौर करते हैं, जैसे पेशाब की नाली का इन्फेक्शन, यूरेथ्रा में तंगी या प्रोस्टेट की सोजिश। अब आइए आपको बताते हैं कि पीवीडी की तशखीस के तरीके क्या हैं और इसका आसान हल क्या है। ये जांचने के लिए कि किसी शख्स को पेशाब के बाद अपने कतरों पर काबू है या नहीं, डॉक्टर अमूमन सबसे पहले उसकी अलामात के बारे में सवाल करते हैं और फिर एक सादा जिस्मानी मुआयना करते हैं। अपने मुआयने और सवालों के जरिए डॉक्टर ये जानने की कोशिश करते हैं कि पेशाब पर काबू न रहने की कैफियत कब होती है, कितना पेशाब खारिज होता है, क्या पेशाब के दौरान कोई जलन या दर्द महसूस होता है और ये मसला रोज़मर्रा ज़िंदगी को किस हद तक मुतासिर कर रहा है। इसके बाद जिस्मानी मुआयना किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर प्रोस्टेट गुदूद का भी मुआयना किया जाता है। बाज़ औक़ात इंतहाई सादा टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जैसे कि यूरिन एनालिसिस, यूरोफ्लोमेट्री वगैरह। अगर कोई संगीन अलामात सामने आती हैं तो डॉक्टर मजीद तफसीलाती जांच भी करने की तजवीज़ कर सकते हैं, मसलन सिस्टोस्कोपी या मुख्तलिफ किस्म की इमेजिंग स्कैन्स। कोकिला बहन धीरू भाई अंबानी अस्पताल से मुंसलिक डॉक्टर श्याम वर्मा कहते हैं कि पीवीडी पेशाब के दीगर मसाइल के सबब भी हो सकती है, मिसाल के तौर पर ओवर एक्टिव मसाना होना। इसी तरह प्रोस्टेटाइटिस की सूरत में पेल्विक के पट्ठों में सूजन और दर्द पेशाब के कतरे टपकने के मसाइल को मजीद बढ़ा सकता है। अब आखिर में आपको ये बताते हैं कि अपनी अलामात पर कैसे नज़र रखी जा सकती है। जिन अफराद को पेशाब करने के बाद कतरे टपकने का मसला होता है वो घर पर एक सादा सी डायरी रख सकते हैं। इसमें वो ये नोट कर सकते हैं कि पेशाब के बाद कतरे टपकने का मसला उन्हें कब कब पेश आ रहा है, ये कितनी मकदार में होता है, वो दिन में कितनी बार पानी पीते हैं और पेशाब करने के बाद थोड़ा इंतज़ार करने से इस कैफियत में फ़र्क आता है या नहीं आता है। डॉक्टर श्याम वर्मा वजाहत करते हैं कि ये डायरी मुफीद साबित हो सकती है क्योंकि इससे मसले की नौइयत और उसके तसलसल को वाज़ेह तौर पर समझने में मदद मिलती है। लेकिन अगर अलामात बरकरार रहती हैं तो महज खुद देखभाल काफ़ी नहीं होती, बल्कि मुनासिब तिब्बी जाँच करवाना बहुत ज़रूरी है। वो मज़ीद कहते हैं कि अगर सिर्फ चंद कतरे निकलते हों तो दवा की ज़रूरत भी नहीं होती, इस सूरत में जब कोई दूसरी बड़ी वजह मौजूद ही नहीं है। अगर किसी शख्स को सिर्फ पीवीडी हो तो अमूमन दवाएं तजवीज़ नहीं की जाती हैं। पेल्विक फ्लोर की तरबियत और यूरेथ्रा मिल्किंग जैसी वर्जिशें पीवीडी के लिए निहायत मौसर, शवाहिद पर मबनी और आज़मूदा तरीक़े हैं। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।